आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। ओवरऑल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। आज हमारे साथ हैं सुमन ठाकुर और इंट्रोडक्शन अपने बारे में सुमन खुद ही देंगी। और चलिए बताइए सुमन। सर मेरा नाम सुमन है और मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मैंने जो प्रिपरेशन वगैरह है ये 2019 से शुरू कर दी थी। मैंने 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद से मैं प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर दी थी। तो शुरू आप शुरू अपने में पहले मार्क्स वगैरह बता दो कि आपके 2020 में क्या मार्क्स रही, क्या रैंक रही, वो सारी चीजें उसके बाद बताना स्टार्टिंग से। ठीक है ठीक है सर। सर 2020 में मार्क्स वगैरह थे मेरे आई थिंक 164 थे प्री में। ओवर हाँ प्री में 164, कोई नॉर्मलाइज के बाद 164 मार्क्स थे मेरे। ओके और सिंगल सिंगल अलग मेरे को उसके याद तो नहीं अभी, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने थे कोई बात ओवरऑल नहीं। याद है 164 तक थे। हाँ और उसके बाद मेरा फिर क्लियर हो जाता है ये। उसके बाद फिर मैंने जो है मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके बाद मैंने मेंस के जब मैं क्वेश्चन वगैरह करती थी तो वैसे मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। स्कोर बता दो 2019 से वैसे मैं मेंस में कितना स्कोर है। मेंस में सर मेरे 560 टोटल स्कोर था मेरा विदाउट डबल एओ। ओके और मैथ में 155.5 और इंग्लिश 184.75 आई थिंक इतने थे। ओके टोटल 560 के आसपास थे। और और आपकी डब्ल्यू के हिसाब से ऑल इंडिया रैंक कितनी है। डब्ल्यू मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 है। 13 ओके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके इंटरव्यू से बच्चों को डब्ल्यू के लिए बहुत सारी चीजें शायद जानने को मिलेगी। ठीक है हाँ हो सकता है। कोई बात नहीं, आराम से। तो आपने आपके जो प्री के मार्क्स थे आप बता रहे हो 160, मतलब ओवरऑल आपके 560 बैठे थे उसके हटा के। अगर हम बात करें हाँ। तो अब स्टार्टिंग से आप बताइए कि स्कूलिंग आप हरियाणा से हैं, सिरसा। हाँ सिरसा जिले से। सिरसा ओके। सबसे कॉर्नर में पड़ता है सिरसा जिला। ओके हाँ। तो कैसे मतलब आप एसएससी की तरफ कैसे आए। वैसे तो ज्यादा मुझे नॉलेज थी नहीं एसएससी के बारे में। ग्रेजुएशन की मैंने उसके बाद मुझे था कि कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि ऐसे बेफालतू में क्या ही पढ़ना, करो तो जॉब के लिए पढ़ो। तो इसलिए मैंने फिर कंपटीशन के बारे में सोचा, या बैंकिंग होता है या फिर अपना एसएससी होता है। तो बैंकिंग के मुझे ज्यादा उसके रुझान था नहीं बैंकिंग एरिया में, तो फिर मैंने एसएससी के बारे में सुना था। एसएससी में वही 2-3 पोस्ट वगैरह होती है, उसका नाम सुना होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, कस्टम इंस्पेक्टर हो गया। तो इसके बारे में नॉलेज थी थोड़ी सी। तो इसके बारे में फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में सर्च किया कि क्या हिसाब होता है इनका, कैसे टीयर वगैरह होते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को मिल गई थी लगभग मुझे। तो फिर मैंने ऐसे करके कोई कोर्स वगैरह लिया यहीं पे, सिरसा से की थी प्रिपरेशन है सारी। एक ऑफलाइन कोर्स लिया था मैंने। ऑफलाइन कोर्स अपने वहीं पे हर जगह। हाँ वहीं से लिया था मैंने। अच्छा कोर्स तो 7-8 महीने का था वो। लेकिन फिर मुझे ना इतनी खास लगी नहीं मुझे वो, कि मेरे कुछ इम्प्रूवमेंट लगी हो। मैथ इंग्लिश मैथ था ना, वो तो लगभग ना बेसिक था उनका काफी। और मैथ में मुझे बेस क्लियर नहीं हो पाया, मुझे लगा मेरा। क्वेश्चन तो काफी किए थे मैंने, क्वेश्चन मैं घर पे भी काफी प्रिपेयर करती थी, बुक्स वगैरह काफी थे। ठीक है मैंने राकेश यादव सर की थी जो, ठीक है वो की थी बुक्स वगैरह, उसके क्वेश्चन काफी अच्छे थे। लेकिन फिर भी ऐसा लगा मुझे कि मेरा बेस ना अभी कुछ रह रखा, कुछ कमी है, प्रिपेयर नहीं हो पाई मेरी। अंदर से आपको लग रहा होगा कि कमी रह रही। हाँ लगा कि क्वेश्चन को समझ नहीं पाती थी मैं। जो क्वेश्चन देखती थी ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, बस है ना, सीधे लग जाओ क्वेश्चन करने के लिए, आंसर करने में लग जाओ, क्वेश्चन कैसे होगा, बस ऐसा था मेरा हिसाब। तो उस टाइम फिर 2019 एग्जाम आ गया। उस टाइम मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी से नहीं हुई थी 2019 की। लेकिन फिर मैं फ्री हो गया था क्लियर कैसे कैसे, लग नहीं रहा था मुझे होगा, लेकिन हो गया। टियर 1 हो गया था। हाँ टियर 1 हो गया था 2019 का। ओके लेकिन मार्क्स इतने खास नहीं थे, तो मेन लास्ट में नहीं हो पाई वैसे कर तो क्लियर। फिर टियर 2 किया था मैंने, वो भी जैसे जैसे यूट्यूब से किया मैंने। उस टाइम आपका मुझे नाम नहीं पता था, ना ही रिकमेंड हुआ था मुझे आपका नाम 2019 में। थोड़ा इसको माइक को ऊपर करो, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ फिर 2020 जो 19 का था जो, वो भी मैंने खुद ही प्रिपेयर किया यूट्यूब से। यूट्यूब में रैंडम वीडियो मेंस के लिए। किसी भी कर। हाँ अच्छा 2019 के मेंस के लिए। ठीक है। तो फिर उस टाइम भी ठीक ठाक से हो गई थी प्रिपरेशन, टीयर 2 भी क्लियर हो गया था, लेकिन बस लास्ट में फाइनल मिलान नहीं हुआ क्योंकि टीयर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो उसके बाद फिर 2020 चला। उसके बाद फिर मैं मुझे आपकी वीडियोस रिकमेंड होने लगी 2020। जब टीयर 1 होने लगे ना, आपने बहुत डाल रखी थी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो मुझे देखिए आपकी 1-2 वीडियोस, क्वेश्चन कैसे निकाल रखे थे आपने, कैसे कैसे। तो मैंने देखी 1-2 ऐसे करके, चलो देखते हैं कैसे। तो मुझे अपना
मैं चल ट्राई देते हैं नए सर को। हाँ तो आपका तरीका मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब कि ना जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कि लग रहा है कि ना क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं हम, इसके बाद हम कैसे अप्रोच करनी है उस क्वेश्चन की। तो मुझे देखिए आपकी वीडियो ज्योमेट्री की काफी अच्छी लगी मुझे। कोई कौन से कंसेप्ट मुझे ऐसा लगे कि ये तो मैंने पहले कर ही नहीं रखे थे, ये कैसे हो गया क्वेश्चन, जो मैं पहले सोचती थी क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, सोल्व ही नहीं हो सकता ये तो। ऐसे क्वेश्चन देखे मैंने, आपने करा रखे थे काफी। तो फिर आपकी काफी शॉर्ट वीडियोस देखी मैंने। उसके बाद से आपका सुपर 100 का बैच आ गया था, आपने निकाला था। तो उस टाइम से मैं स्केप्टिकल थी कि लूं या ना लूं। नीचे के बच्चों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रखे थे कि काफी अच्छे, ले लो। फिर मैं चलो देख लिया। 19 वाले जो सेलेक्टेड बच्चे हैं। हाँ 19 वाले सारे सबने कर रखा था, अच्छा अच्छा लिख रखा था आपके बारे में। तो मैं हाँ चलो मैं भी लिखूंगी कभी। टाइम आएगा मेरा भी। फिर मैंने फिर ले लिया आपका कोर्स मैंने। उसके बाद फिर आपकी वीडियोस लगानी शुरू कर दी थी मैंने। 2-3 घंटे हो गए होती थी। बस दिन में डिसाइडेड था उस टाइम, लाइव तो नहीं लगाती थी वैसे मैं। शुरू में एक दो लगाई थी। हाँ मेरी आदत है स्पीड में देखने की। ओके फिर मैं आपको देखती थी 1.5 स्पीड में। ओके स्पीड में देखती थी मैं आपको। जल्दी से वीडियो खत्म करके जल्दी से बाद में उसको रिवाइज करना 2-3 घंटे, सारे क्वेश्चन को करना, फिर दोबारा वही रूटीन हो गया था। मतलब कि ना परसिस्टेंसी बन गई थी मेरी ये, कि रोज देखना है। 2-3 महीने आपका वीडियो कोर्स किया मैंने, रोज क्वेश्चन सोल्व किए वैसे। तो वैसे तो करके मेरे को ना काफी इंप्रूवमेंट लगी मेरे मैथ्स में। मॉक में काफी इंप्रूवमेंट आई मेरे। लगभग मेरा स्कोर ना पहले टीयर 2 वाले मॉक में 140 तक रहता था। उसके बाद में 160 प्लस आने लगे थे, 170 आते थे। ओके तो ऐसा काफी अच्छा रहा मेरा। मॉक इम्प्रूव 95% आने लगी। तो क्वेश्चन सोल्विंग के तरीके भी अच्छे लगे मुझे आपके। वो सारे मैंने अपने नोट्स में वगैरह में तैयार करने लग गई थी। जो जो क्वेश्चन थे जो अलग लगते थे, मुश्किल लगते थे, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, बार बार उसको रिवाइज कर दी थी। तो मैथ्स की मतलब आपको इस तरीके से चीजें हाँ हुई। ओके हाँ, मैथ्स मैथ्स क्लियर हो गया था मेरा। मॉक टेस्ट कौन से देते थे? मोस्टली तो मैं टेक्स्ट बुक के देती थी। ओके और उसके बाद एक सुपर मॉक के थे और लाइव मॉक ज्यादा थे, आप रेकमेंड करते थे। ओनली बोर्ड के हो गए ज्यादातर, मोस्टली उसके होते थे, मुश्किल मुश्किल ओनली बोर्ड के करती थी। और भी जो लाइव मॉक जो भी आते थे वो कर हाँ लेते लाइव थे टाइम पे वो हर भी टाइम। आते हैं। हम तो बच्चों को मैक्सिमम लाइव मॉक जो भी अवेलेबल होते हैं, जो हाँ, तब होते हैं, लाइव मॉक में ज्यादा अच्छा पता चलता है ना कैसे परफॉर्मेंस चल रही है। वो ज्यादा देते हैं ना लोग, तो उसमें आइडिया बच्चे भी लगता ज्यादा है। देते हैं। टेक्स्ट बुक वाले मॉक भी अच्छे रहते हैं, बट उसमें ये रहता है कि आपने दे दिया, आपका रैंक हाँ है उस टाइम पे, मान लो आपकी 10 रैंक है, आपने एक महीने बाद खोल के देखा तो आपकी 100 हाँ, की प्रूव चल बढ़ चली जाती है, गई। 100 हो गई। हाँ हाँ उसमें तो ये उसमें था। बहुत फर्क रहता है। हाँ तो बच्चे वरना उस टाइम पे तो खुश हो जाते हैं। अब कोई दोबारा से आके हम्म देखेगा नहीं, उसको लगेगा मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, तो उसको पता ही नहीं कि बच्चों ने, मैं अच्छे ज्यादा बच्चों ने दिए ही नहीं। हम्म तो फिर और मैं ज्यादा बाकी परसेंटाइल पे फोकस करती थी। प्री परसेंटाइल पे। के लिए आपने मतलब प्री के लिए कैसे कैसे करा, अगर बच्चों को बताना हो? और फिर आप सर मुझे प्री बताना के कि लिए डब्ल्यू वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से वो डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कि क्योंकि आपने अगर मेंस की तैयारी करी तो उसमें मैथ्स भी करा आपने, इंग्लिश भी करा, ये सब किया, लेकिन यस सर। हाँ जो आपका वो कौन सा सब्जेक्ट होता है अलग से, उसके लिए वो कैसे? फाइनेंस फाइनेंस और उसका इकोनॉमिक्स का। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, हाँ हाँ उसका इकोनॉमिक्स तो का। वो सब बताओ। तो सर उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया 2019 का, उसके बाद ये क्लियर हो गया। तो उस टाइम तो लगा नहीं कि दे भी पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी इसका। वैसे सर मैंने बीकॉम ग्रेजुएट हूँ मैं, तो मुझे इसकी पहले से नॉलेज थी, मतलब फाइनेंस के बारे में, जो अच्छा अकाउंटेंसी होती है economics, हाँ। ओके तो इसका थोड़ा फायदा हो गया मुझे, जो बीकॉम थी मेरे पास, तो मुझे देना थोड़ा आसान हो गया। तो ओके लास्ट के 1 मंथ था जब मेंस एग्जाम के, तो उस टाइम मैंने कोई एक बुक परचेज कर ली थी अमेजोन से, जो बेसिक बुक होती है, उसकी नाम मुझे किस याद चीज नहीं आ की रहा। बुक परचेज करी आपने, क्या लिखा हुआ, मतलब क्या कौन सी बुक? इसके अकाउंटेंसी और फाइनेंस, इसी से की बुक थी, AA के एग्जाम के लिए। एक अच्छा फाइनेंस और अकाउंट की बुक आती है। हाँ उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी होते हैं जो 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 पूछे गए थे लास्ट एसएससी ईयर वाले? में। हाँ एसएससी वाले, उसके पीछे बैक में सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे उनके जो एग्जाम आए हुए, और आगे उनके दो दो पोर्शन में डिवाइड होती है, एक तो अकाउंट के लिए, एक ठीक है इकोनॉमिक्स के लिए। ओके तो उसको मैंने रीड आउट किया लास्ट के लगभग 15-20 दिन तक अच्छे से। और मेन की तैयारी तो चली जा रही थी जो चलती है। तो हाँ फिर मैंने एग्जाम दिया उसमें, फिर उसमें अच्छा स्कोर आ गया था मेरा, कितना स्कोर है आपका? 135 तक आ गया। 13 रैंक आई है, इसका मतलब उस पेपर में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स हाँ वाले में भी उसमें बढ़िया। हाँ उसमें ठीक आ गए थे मेरे, 135 थे। हाँ बहुत दूसरे अच्छा के स्कोर है स्कोर उसके इंक्रीज हो हिसाब गया से, था। 200 में से हाँ 135 बहुत अच्छा स्कोर है। तो जैसे हाँ अब जैसे मान लो कोई बीकॉम से नहीं है, तो हाँ अब जैसे आपके पास बीकॉम का थोड़ा बैकग्राउंड था, तो आपको हाँ मेरा अकाउंट बैकग्राउंड और था। ये सॉरी फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बेसिक्स पता थे, तो आपको प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको सारे समझ में आ रहे होंगे क्या है प्रोसेस। हाँ मेरे को बस रिवीजन करना था ज्यादा कुछ आपको हाँ, तो वो करना नहीं अगर था। जैसे कोई
बच्चा है जिसको करना है बनना डबल ए हो, तो उसको क्या रिकमेंड करोगे, मतलब उसको क्या बोलना चाहोगे, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आपके हिसाब से? करना मुश्किल नहीं है, बल्कि ना आसान ही होता है ये। अगर साइंस वाला कॉमर्स वाला साइंस वाली चीज करता है ना, वो ज्यादा मुश्किल लगती है। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड है ना, वो बहुत मतलब नॉर्मल रहता है, जब डे टू डे लाइफ बेस्ड होते हैं, तो ये करना आसान तो है। काफी बच्चों ने किया भी है, बल्कि इससे भी अच्छे मार्क्स लेके आए हैं जो कि साइंस से जो बिलोंग करते हैं। तो एक मतलब कि ना, बस आपको प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी कर लेना है स्टार्टिंग में ही। प्री के रिजल्ट आने में आपको लगता है कि आपका टफ क्लियर हो गया, तो आप तभी से लग जाओ प्रिपेयर करना, हल्का हल्का रोज 1-1 घंटा दो इसमें, और अच्छी बुक ले लो, बेसिक पढ़ने लग जाओ। इकोनॉमिक्स तो इजी आती है, और अकाउंट के भी थोड़े थोड़े बेसिक रूल्स हैं वगैरह, उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। और जितना रिवीजन होगा आपके दिमाग बैठता जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब तो एग्जाम जैसे आपने दिया था ये डबल ए का, इसमें आए थे प्रीवियस ईयर से कुछ? हाँ, मैंने 2 घंटे पहले ऐसे ही ना पीडीएफ खोल ली थी, मैं चलो देख लेते पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन रीड आउट कर जाते इकोनॉमिक्स के रैंडमली, तो सेम क्वेश्चन मेरे को 5-6 क्वेश्चन लगे कि मैंने पढ़ा है अभी, उस टाइम 2 घंटे पहले पढ़ के आई थी मैं, कुछ सेम क्वेश्चन आ गए। अब मुझे लग रहा था काश मैंने पहले पढ़ लिया होता ना 150 हो जाते मेरे मार्क्स आराम से इजीली। नहीं ठीक है, डबल आपकी आपकी ड्रीम पोस्ट, मतलब आपने क्या सोचा था? डबल ए भी सोचा था, तभी तो उसके लिए पढ़ रहे थे? हाँ, डबल ए था मेरा, गैजेटेड बैकग्राउंड है। और गैजेटेड ऑफिसर बन गए आप, तो घर वाले भी बहुत, हरियाणा में सारे गैजेटेड बन गए, तो एक वो मच जाता है, रोला सा मच जाता है। हाँ, हरियाणा में तो है ही इसका अफसर बिटिया अफसर लग गए अफसर। हाँ, और काफी मतलब अब पेरेंट्स काफी खुश होंगे इस बात को लेकर। हाँ, काफी खुश है जब से आए हैं। ढोल वाले बुला लिए होंगे घर? इतना नहीं सर फिर ज्यादा हंगामा हो ऐसी होती है वो खुशी, अल्टीमेट खुशी। हाँ, वो तो है ही, हर जगह सबसे खुशी का माहौल सारे रिलेटिव्स को बता दिया होगा हर किसी को। हाँ, रिलेटिव्स को सबको पता चल गया। हाँ, तो अब जैसे प्री के लिए आप बता रहे हो कि मतलब आपकी जो जर्नी रही, देखो मैं जो बात करता हूँ, मैं आपने देखा होगा कि मैं नॉर्मल सी बात ही कर रहा हूँ, लोग क्या करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप। मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप, हर किसी का क्योंकि अलग रहता है, हर किसी की जर्नी अलग है। आपकी जर्नी ये रही कि आप पहले ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चले गए अपने घर के आसपास ही, वहां पे आपने 7 से 8 महीने एक तरीके से वेस्ट नहीं करे, वो इन्वेस्ट ही करे, क्योंकि बच्चों का फेज होता है वो, किसी किसी की किस्मत होती है कि शुरुआत से पहले दिन से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन हर किसी की नहीं मिलती, 90% लोगों को नहीं मिलती। तो वहां पे अगर आप वहां पे नहीं जाते तो फिर आपको यही नहीं पता चलता ना कि अगर ये चीज खराब है, ये नहीं करनी, इससे बढ़िया आगे बढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को, वरना कई बार तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, हो जाती है। हाँ, तो वो चीज आपकी अच्छी रही। और उसके अलावा जैसे अगर आप इंग्लिश में, आपका स्कोर अच्छा है, 180 कितना, 184.75 184.75, उसके लिए कुछ कैसे क्या किया? इंग्लिश के लिए सर मैंने नीतू मैम सर की, जो नीतू मैम की बुक होती है जो बेसिक इंग्लिश की, वो की थी मैंने, ग्रामर वगैरह उससे कर ले जाते थे। मतलब जो एसएससी है ना, उसमें वोकैब का बहुत ज्यादा रोल रहता था, वोकैब, इडियम, फ्रेजेस, ये बहुत भर भर के आते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए मैंने। तो द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर हो गए, एडिटोरियल हो गए, इसके लिए एक ऐप थी कोई, वो मैंने डाउनलोड कर दी थी, उसमें रोज की रोज पढ़ती थी मैं। उसी से बने हुए इसके पैराग्राफ वगैरह होते थे, वो रोज देती थी लगभग 1-2 घंटे। और मैंने डायरी वगैरह बनानी शुरू कर दी थी वो कैप्स के लिए। तो लगभग मैंने दो लगभग डायरी मैंने भर रखे है वो कैप्स, अभी पड़ी मेरे पास, तो अच्छे अच्छे लिख रखे हैं उसमें सारी वो कैप जो है। वो मतलब आते भी काफी है वो, लगभग ना, और दूसरी ना भी पढ़ना बुक्स, उसमें भी काफी वो कैप्स है जो कि एग्जाम में आ जाती है इजीली। तो काफी इंप्रूवमेंट हुई इससे मेरे वो कैप की, खुद लिखते हैं ना तो अच्छे से याद भी रहती है वो, उसको रोज रिवाइज करना। और जीएस का कुछ करा था? जीएस सर जितना करो उतना कम है उसके लिए, ऐसा तो लेकिन हाँ, जो उस टाइम मैंने कोर्स किया था ऑफलाइन, उसमें सभी का था जीएस, इंग्लिश वगैरह, तो उसमें उन्होंने जीएस करवाई थी, पॉलिटिक्स हो गई थी लगभग, उनकी पॉलिटिक्स आई थी, हिस्ट्री भी ठीक ठाक सी थी। और इसके अलावा वैसे लूसेंट है तो एसएससी के लिए फेमस, और मनोहर पांडे, ये बुक्स होगी। और बाद में करंट अफेयर करने लगी थी यूट्यूब से वगैरह से देखकर। और स्टैटिक जीके में काफी लगा मुझे कि स्टैटिक जीके का जो है पोर्शन इंप्रूव हो चुका है एसएससी में, तो उसके लिए मैंने इसके भी नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक थे, जो चेंज हो रहे हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर क्या चल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इसके मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, वो लिख देती थी रोज की रोज। आप में एक चीज जो मुझे पूछनी है, वो ये पूछनी है कि जैसे अगर आप, जैसे आपका प्री हो गया, प्री के बाद आप कितने आवर्स, मतलब जैसे अब ये मैथ्स कितने आवर्स पढ़ते थे इंग्लिश, क्योंकि जो ये आपने एक एड्स कर लिया सब्जेक्ट, बच्चे सोच ही नहीं पाते कि मैं इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट, अब जैसे अब क्या हो गया इस बार, तो पैटर्न ही चेंज हो गया,
हाँ तो सर। अब उनको वो टेंशन हो गई होगी कि यार ये 4 सब्जेक्ट है जो ये भी मेंस के लिए पढ़ना है, 5वां कैसे ऐड करें। तो आपने जब हाँ 3 थे तो तीसरे के लिए भी नहीं सोच पाते थे बच्चे, तो वो कैसे किया हम्म, आपने, क्या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन था, कितने आवर्स वगैरह देते थे, मॉक टेस्ट मेंस के रोज देते थे, क्या करते थे? सर प्री में तो लगभग मैंने ज्यादातर लगभग इक्वल दिया, मैथ को और इंग्लिश को, ये लगभग ठीक है। सेम थे। और रीजनिंग लगभग ना मॉक चार हो जाती थी इजीली, क्योंकि रीजनिंग ज्यादा एसएससी में तो रोल था नहीं उस टाइम, क्योंकि हम्म, पैटर्न वगैरह होते थे, वो ज्यादातर रोज मॉक दो, हम्म, लगभग रीजनिंग के अलग से 25 क्वेश्चन के दे दो मॉक, उससे रीजनिंग इजीली हो जाती थी। और ठीक है। जीके के लिए रोज लगभग 1-2 घंटे पढ़ लो, जो जो क्वेश्चन है, हम्म, जो स्टैटिक वगैरह पोर्शन हो गए वो रोज पढ़ लो आप। और जी मैथ दे दो आप लगभग 4-5 घंटे मैथ को दे दो, 2-3 जी घंटे दे सकते हो आप इंग्लिश को, ऐसे जी। 2-3 घंटे जीके। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया लास्ट पे, आपका रीजनिंग, ये रीजनिंग को भी 1-2 घंटे दे सकते हो। हाँ, तो मेंस के टाइम पे मेंस, हाँ मेंस के साथ 2 ही सब्जेक्ट होते हैं अपने, इंग्लिश और मैथ हो गया। इसके लिए लगभग अल्टरनेट डे पे मैं मैथ का देती थी शुरू शुरू में, तो क्योंकि हम्म, पहले फोकस करती थी सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, सारे क्वेश्चन कर लूँ मैं, बुक वगैरह जो भी है, उसके बाद में सीधे मॉक्स दूंगी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने अल्टरनेट डे में मैथ की मॉक देती थी, हम्म, और शाम को उसको रिवाइज कर लेती थी, जो भी मॉक के 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। और रैंडम वीडियोस देख ली कोई, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है ना, वो मैंने लगभग 2 से 3 बार कर रखी कंप्लीट, उसको बिल्कुल भी बार बार रिवाइज करना। बिल्कुल। और नोट्स बना लिए थे मैंने फॉर्मूलेज की, ज्योमेट्री की फॉर्मूला होते थे, तो क्योंकि ज्योमेट्री को बार बार रिवाइज करना बहुत मुश्किल था सर, उसको मैंने एक तरह से 7-8 पेज बना लिए थे, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख लिए थे मैंने, ये जी क्वेश्चन होता तो ऐसा चलता है इसमें। आपने जो बनाया था ना वो ट्राइंगल वाला, हम्म, अलग अलग चलते थे 19 एंगल के ट्राइंगल में, जो फॉर्मूले यूज हुए। टूल्स हाँ टूल्स, 1990। वो हाँ हाँ 90 के टूल्स थे, जो मीडियन वगैरह थे जो उसमें। हाँ, स्टीवर्ट वगैरह हाँ हाँ। वो मैंने, हाँ वो थ्योरम्स वगैरह, उसके नोट्स हाँ बना लिए थे मैंने, उसको रोज रिवाइज करती थी। एडवांस के सारे मैंने नोट्स बना रखे थे, इसकी जी अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, नंबर सिस्टम के और ज्योमेट्री के, इनको तो से रिवाइज कर लेती थी। और जो रैंडम क्वेश्चन थे उसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, या फिर कोई पीडीएफ वगैरह आप भी लाते थे, कोई पीडीएफ, कोई हम्म। दूसरे एग्जाम्स आते थे उनकी पीडीएफ हो गई, तो उसको रिवाइज करती थी मैं अच्छे से, तो और मॉक वगैरह। जैसे मैं आपने भी मेंस में इंग्लिश और मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया, वो नहीं पढ़ाई करी जो आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, वो कितने रेगुलर पढ़ते थे वो, या कभी वो कभी? सर मैं जब प्री आ गया उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने मिल जाते अपने को, उस हाँ टाइम तो मैंने सिर्फ इस पे ध्यान दिया था, मैथ को, अच्छा। मैथ और इंग्लिश। उसको मैंने लास्ट में सोचा, पता था मुझे लगभग हो जाएगा मेरा, इतना दिक्कत नहीं थी, तो मैं हाँ वो सोचा सिर्फ लास्ट में बैकअप पढ़ूंगी। आपको, हाँ हाँ वो कॉन्फिडेंस हाई उसका था। फायदा हो गया मुझे। हाँ अगर मैं नहीं होती, अगर साइंस बैकग्राउंड से किसी और से होते, मुझे लेनी यही थी पोस्ट, तो मैं उस पर जरूर ध्यान देती शुरू में ही। चलो ये शुरू में अच्छी कोई बात है, अगर, बिल्कुल सच बोलना चाहिए। हाँ इस हाँ रियलिटी है वो, तो फायदा तो हुआ ही है, हाँ, उसमें फायदा क्या है। हर किसी को होता है सर फायदा, जो सब्जेक्ट हाँ, पढ़ते हो उसके हर पास किसी फायदा को ही किसी होता ना है। किसी चीज पे एडवांटेज मिलता है। किसी की स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा होता है तो हाँ उसको अलग तरीके का फायदा मिलता है। आप स्कूल किसी में का, कैसे ब्राइट ब्राइट स्टूडेंट रहे हो क्या शुरू से, स्कूल और? हाँ सर स्टूडेंट तो मैं ठीक ही थी लगभग, हाँ ब्राइट ही मान सकते हो। हाँ, ओके। लेकिन सर स्कूल का बैकग्राउंड मेरा ज्यादा खास नहीं रहा था, जो 10th तक था उसमें मेरी जो साइंस वगैरह काफी वीक थी, तो मेरे को साइंस कभी भी कुछ नहीं आता, मैं जो जीके वगैरह में साइंस मैंने स्किप करती थी लगभग, साइंस का पोर्शन, ओके ना जीके में पढ़ाया हमें और ना ही यहाँ पे हो पाए मुझसे, तो मैं स्किप भी कर दी थी। कोई बात उसके नहीं भी वो। मार्क्स ज्यादा ज्यादा इंप्रूवमेंट उससे भी नहीं हुआ, 2-4 नंबर के आते थे क्वेश्चन, मैंने छोड़ दिया था हाँ साइंस का पोर्शन। अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है, लेकिन अभी भी हम्म बच्चे जितनी जल्दी समझ जाएंगे मेरे हिसाब से, कि अभी भी हम्म, जो हीरो टॉपिक्स हैं वो मैथ्स इंग्लिश ही है, और रीजनिंग को भी हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि अब तो रीजनिंग भी हाँ बराबर रीजनिंग सर सी है। काफी, हम्म, रीजनिंग का भी लगभग इस बार 2020 नंबर की रीजनिंग में काफी कम आए थे मेरे मार्क्स, हाँ याद नहीं आ रहा, लेकिन कम थे सब सब्जेक्ट में रीजनिंग में, काफी पैटर्न थे उसके, वो उस टाइम डिटेक्ट नहीं हो पाए, तो इसलिए फिर मैंने स्किप करते गई लगभग। ओके। मैथ में अगर टाइम दिया, मैथ होता है कि टाइम देंगे क्वेश्चन निकल जाएगा, चाहे हम्म, 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है, तुम 10 मिनट लेके बैठ दो फिर भी हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं हो नहीं, पाए वो, घर हाँ घर पे भी नहीं हो वो पाएगा एग्जाम में, तो फिर उसमें तो क्या ही होएगा वहाँ पे तो। हाँ घर से भी नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म, ये तो रियलिटी है। और बाकी मेरे को लगता है डिस्क्रिप्टिव वगैरह तो अब होता नहीं है, उसके बारे में बातचीत करने का कुछ फायदा है नहीं। हाँ उसमें सर हाँ कुछ भी करो, उनकी मर्जी होती है, जो भी मार्क्स देते हैं वो, किसी के किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं वो। हाँ ये किसी तो है। बच्चे के तो 32 तक आ रखे सर, कोई था एक, उसके इतने अच्छे मार्क्स थे, 500 20-30 मार्क्स, मतलब टॉपर बंदा था बंदा वो वो लास्ट में हमारे फेल हो गया 32 अपने मार्क्स। बैच के ही है वो, राहुल सोनी इनका नाम था है क्या, उसका। हाँ नाम तो उसके याद नहीं मुझे, लेकिन काफी अच्छे मार्क्स थे उसके।
हाँ उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उसके सिर्फ उसको 32 या 33 मार्क्स क्वालिफाइंग करा था उसने बस डिस्क्रिप्टिव में, जिस वजह से बहुत परेशानी हो गई थी। मेरे ख्याल बैक टू बैक 2 years हुआ है उनके साथ, तो कुछ बच्चों के साथ हो जाता है। अभी अपने आपके बैच का एक विकास झा है, उसको सीपीटी में फेल कर दिया था, तो आज ही मेरे को पता चला, उसने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, और उसके मार्क्स अच्छे थे और लेकिन वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इसलिए उसको फिर ऑडिटर वाली पोस्ट मिल गई, और उसके मार्क्स पीओ और जीएसटी वाले से 10 मार्क्स ज्यादा थे। तो अब तो अच्छी बात है कि 2022 वालों के लिए ये सब चीजें हट गई। कुछ पॉजिटिव भी है फिर कुछ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी लेके चलो ज्यादातर तो वैसे बैंकिंग नेगेटिव पैटर्न तो आ गया सोचने का कुछ फायदा नहीं है, सही बात। हाँ किस्मत के ऊपर भी होता है बहुत सारी चीजें, किस्मत लक है, वो तो हमेशा ही रहेगा। अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए वरना दिक्कत आएगी आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं किस्मत को कोसते हैं, कर्म उनके बुरे। हाँ मुझे वो भी होता है काफी, हर चीज में ये नहीं हुआ, किस्मत ही खराब है मेरे, तो ये खराब है, वही तुम लगे रहो, तुम छोड़ते क्यों बीच में, तुम प्रिपरेशन करने बीच में छोड़ देंगे, फिर परसिस्टेंट नहीं रहते। अब जब लॉकडाउन था उस टाइम से ना, लॉकडाउन का फायदा ही हुआ, जब लॉकडाउन था घर बैठे हुए थे, यूट्यूब चलाना शुरू कर दिया, तो यूट्यूब में आपकी रिकमेंडेशन आने लगी उस टाइम ही काफी चैनल दिखे मुझे, फिर लगा यार मैं कहाँ से पढ़ के आ गई मैं, उन्होंने तो बल्कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इतने सर तो यहाँ पे यूट्यूब में है। वही है बस, शुरू में हम थोड़ा सी दिक्कत जिनको मिलता है वो उसकी वैल्यू करते नहीं है, जिनको नहीं मिलता वो समझते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट कर चुका है वो समझते हैं कि कितनी ज्यादा वैल्यू है इन चीजों की। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने सुना है कि जैसे अब हरियाणा में तो बहुत जल्दी शादी कर देते हैं बच्चों की। अच्छा, तो ये आपके सामने ये नहीं आया था, तैयारी बीच में छुड़वाने का कोई नौबत तो नहीं आई थी? पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया? नहीं सर हमारी फैमिली ऐसी नहीं है वैसे। अच्छा, पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया? हाँ फुल सपोर्ट है उनका। हाँ ये अच्छी बात है। भाई बहन है तीनों, तीनों एक जैसे हैं मतलब। चलो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, मेरी मैक्सिमम हरियाणा से जो स्टूडेंट्स आते थे, काफी सारे तो शादीशुदा ही आते थे। बोलते सर हम, और किसी किसी का बच्चा भी होता था छोटी एज में, तो बोलते थे कि हमारे यहाँ ये चलन है। तो मुझे लगता था मैंने काफी उनका ऐसा 21 पार हो गए, सोचते हैं कि बस अब शादी की उम्र होती है ना, हाँ शादी करवा दो, ये होता है उनका ज्यादा। तो ऐसा नहीं है, फैमिली से पूरा बैकअप था कि मतलब जो करना है करो, अगर तुम पढ़ रहे हो ना, कोई घर से ऐसे नहीं बोलेगा तुम ये काम कर लो, बीच में पढ़ाई कर रहे हो तो उठा के नहीं कहेंगे, अगर पढ़ रहे हो ना बंदा तो बंदा पढ़ने दो, बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, ये पूरा सपोर्ट था फैमिली से। मम्मी कभी काम कुम के लिए नहीं बोलती थी कि पढ़ाई छोड़ तो ये काम कर, बाद में कर ली पढ़ाई, ऐसे नहीं, खुद कर लेगी, चाहे थकी भी हो गए फिर भी खुद कर लेंगी, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे। राइट। और कुछ ऐसा बताओ जो आपको लगे कि मैंने पूछा नहीं और बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि एज सच ये कोई रिकॉर्डिंग, मतलब ये कोई इंटरव्यू, जैसे कई लोग तो उनके पास सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछेंगे ये, फिर ये रिप्लाई आएगा, ये पूछेंगे, तो ऐसा मैं तो नॉर्मल डिस्कशन क्वेश्चनरी देंगे, मैं सोचती पूरे प्रिपेयर करके आ दूंगी, वही बड़बड़ करके आगे बड़बड़ा दूंगी नहीं वो कई लोग पूछते हैं कि हाँ आपने पूछा था कि पहले ही क्वेश्चंस तो गए। नहीं मेरे को तो पहले से थोड़ी सी नर्वसनेस रही थी ना कि कैसे क्वेश्चन टेंशन नर्वसनेस कैसी? आप गैजेटेड ऑफिसर बनोगे तो आप कैसे बनोगे, जब टेस्ट कैसे करोगे? तभी तो रिस्क लिया मैं, चलो देखते अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। बहुत जरूरी है ये सब चीजें, और धीरे धीरे आज अभी 2022 चल रहा है, 2024 तक आप देखोगे कि आप ये इंटरव्यू जब दोबारा से आके देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है। तो वो होता है, इम्प्रूव करते हैं, सब करते हैं। मैं भी उस टाइम तक हो सकता है कि और ज्यादा बेटर हो जाऊं, तो हर कोई इम्प्रूव होता है, उसमें कोई वो नहीं है। स्टिल आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को, और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? मतलब अपने जैसे जो आपकी जैसी पास्ट है उनको कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे मान लो जैसे आपके बीकॉम, और कई सारे ऐसे बच्चे जो बीकॉम से पढ़ रखे हैं। आपने बीकॉम ऑनर्स किया था? नो सर मैं बेसिक था बीकॉम। क्या था? विदाउट ऑनर्स था सर। अच्छा बीकॉम नॉर्मल पास, बीकॉम पास। हाँ नॉर्मल। ओपन से किया था या वैसे? ओपन से, कॉलेज से किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से। सरकारी? हाँ सरकारी से। हाँ तो आप बताओ उनको क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपने सोच रखा है कि आपको जॉब लेनी ही है तो बीच में मत छोड़ना, शुरू हो चुके हैं तो खत्म करके ही जाना, बीच में नहीं छोड़ना, परसिस्टेंट रहो, चाहे अगर आपका एक एग्जाम क्लियर ना भी हो तो दूसरा है, तीसरा आएगा, कमी नहीं है एग्जाम्स की वैसे यहाँ पे अपने इंडिया में तो काफी एग्जाम चलते रहते हैं हर दूसरे दिन। परसिस्टेंट रहो, अच्छा कोर्स लो, अगर नहीं लगा कि इच्छा नहीं है तो दूसरा ले लो,
क्या लगेगा, 1-2 हज़ार रुपए ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन लगे रहो। बिल्कुल सही बाद बात। में निकल जाएंगे, सारा सारा पैसा निकल जाएगा एक बार में ही, अच्छी जॉब ले हाँ, लोगे तो। वो तो आजकल तो बहुत लकी हैं स्टूडेंट्स जिनको इतने सस्ते में सब कुछ मिल जाता है, और वरना हम्म। जितना ऑफलाइन में होता है बल्कि फीस, हाँ, उतने में तो मेरे को लग रहा है और ये भी कि है सर। सबका ही मिल जाएगा। हम्म। और क्या है? वही तो आपको कोर्स, और नहीं कह रही जो ये कंपटीशन होता है, सबसे इजी वे भी है वैसे जॉब पाने का, सिक्योर जॉब पाने का। और सेक्टर में जाओगे, बड़े बड़े कोर्सेज करने हैं अगर आपको, मेडिकल फील्ड हो गया, साइंस फील्ड हो गया, इसमें आप पढ़ते रह जाओगे, लेकिन जॉब फिर भी आपको पता नहीं है लगेगी नहीं लगेगी। बिल्कुल। लोग सोचते हैं ना गवर्नमेंट में एग्जाम में काफी कंपटीशन है, जॉब लगनी बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल है। मेरे को भी ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रखी थी, अब लगेगी नहीं लगेगी। मेरे को तो ऐसा था कि बस 24 तो ही ग्रेड लग जाए, कोई बात नहीं चलेगी। जॉब हो जाए बस हाथ में। स्टार्टिंग में तो ऐसा था मेरा, कोई भी जॉब चलेगी तो जॉब होनी चाहिए। कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रखी थी लोगों ने, जॉब लगे ना लगे। लेकिन बस हाँ, इसके बाद क्लियर करने के बाद लग गया मुझे कि जॉब लग जाती है, और इतना मुश्किल भी नहीं है एसएससी जितना ख्याल रखा है लोगों ने। बस अगर तुम रोज तैयारी करो, वही प्रैक्टिस करो, वही क्वेश्चन आने होते हैं जो चल रहे होते हैं, बस वैसे क्वेश्चन आएंगे और वैसे क्लियर भी हो जाएगा ये। हाँ, कहीं और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अगर वैसा कुछ नहीं है। बच्चे एक्चुअल में आ क्या भी गया वो तो रेलेवेंट के सबके लिए अराउंड वैसा ही नहीं है। रहते तो उनको मुश्किल लगती है। जो रेलेवेंट के अराउंड रहते हैं, रेलेवेंट स्टडी के अराउंड हो, तो आप, मुझे नहीं लगता कि अपने बैच से कोई बच्चा ये बोल, जिसका भी अगर मान लो 30-35% बच्चों का जिनका नहीं भी हुआ है 2020 वाले हम्म। बैच में, वो बच्चे हैं जिनकी खुद की कोई ना कोई परेशानी आ गई बीच में, बहन की शादी आ हाँ। गई, ये आ गया, फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, जो कर ही नहीं पाए। वरना मैक्सिमम लोग सभी, सबके पास सब कुछ एक्सेस था, कंप्लीट एक्सेस था, और सब यस कुछ सर। उसी में से आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2022 में बच्चों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस लगेंगे। रीजन, उनको लगेगा कि अभी वो नेगेटिव अभी भी से ही नेगेटिव है, क्योंकि उनको लग रहा है पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं क्या आएगा हमारी। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है कि जॉब बहुत सारी है, तो उनको ये लग हाँ रहा है कि सर, चलो काफी कोई जॉब है बात इस नहीं। बार। बट कंपटीशन तो कंपटीशन ही है, जितनी ज्यादा जॉब उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस, और उतने ज्यादा हाँ। सीरियस बच्चे। तो यस ये सर। तो सही है। और कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ आए और माइंड तो में? कुछ सर, और तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, और इसके अलावा। हाँ, एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो उसके बारे में बता दो, क्या हुआ था? हाँ सर, वो मुझे ना ग्रुप में किसी का मैसेज आया था कि ये पर्सन है, कोई कह रहा है कि मैं सुमन बिस्वास नाम से, ये हाँ। कह रहा है आप यही हो क्या। उसने कंफर्म करना चाहा मेरे से कि मैं नहीं भैया, ये तो नहीं हूँ, मैं तो लड़की हूँ, ये तो नहीं हूँ मैं। कहता है ये सर को मैं जानता हूँ वगैरह, तो आप ना अपना वो दे दो आईडी प्रूफ, जो एडमिट कार्ड होता है। तो मैंने उसको सेंड कर दिया था। फिर बाद में मैंने उसकी यूट्यूब चैनल भी सर्च किया, उस बंदे का जो भी था वो बंगाली में बोल रहा था, कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वही सेम वही स्क्रीनशॉट दिखा रहा था उसने, जो मेरे रोल नंबर का था। रोल नंबर काट दिया उसने, और सेम वही था, मेरा नाम था उसमें, कैटेगरी थी, रैंक दे रखा 13, और आगे पीछे जो थे वो सेम वही नाम थे जो थे उनमें। तो कह रहा था कि मैं सुमन विश्वास हूँ, मेरा स्टूडेंट तो बंदा, और उसने क्लियर किया है और बॉय रैंक दिखा 13। दिया? हाँ, बंदा था वो, कोई लड़का था। हाँ, कि कोई बॉय तो है। पूरा हाँ। हाँ, किसी चीज का डर नहीं, उसे एकदम साफ साफ दिखा रहा था। वो कोई बात नहीं, वो एक्चुअल में क्या रहता है कि फेम के लिए करते हैं लोग। वो हो सकता है हाँ। कि या तो सच में गलती हो गई हो, किसी बच्चे ने पागल बना दिया हो उस पर्टिकुलर टीचर को, हाँ, ये भी है। लेकिन आजकल तो मार्केट में ये नॉर्मल है। और बस मेरे ख्याल हमारी ऐसे हम ही, मेरे को ऐसा लगता है हम ही है जो फॉर्म भी सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारे वाला फॉर्म हम ओपनली डालते भी नहीं है, कोई नॉर्मल बच्चा आके, वरना तो लाइन में लग जाएगी भरने वालों की, हाँ, तो फिर उसको एक बच्चा दिखाने का कहाँ कुछ का फायदा जाता है नहीं। फिर। हाँ, फिर वो कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। अगर हम कुछ पेड में दे रहे हैं, उसके फीडबैक्स अलग होते हैं, यूट्यूब वाले फीडबैक अलग होते हैं। जॉब तो सारे ही लेते हैं, इधर से भी लेंगे, उधर से भी लेंगे, सब लेंगे। बट अगर कोई चीज मोनेटाइज कर रहे हो, तो उसके फीडबैक जब तक पहुंचेंगे नहीं, बच्चों को पता कैसे चलेगा? तो वो रहता है। बाकी चलो, बहुत अच्छा लगा बात करके। और थैंक यू सर। फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है, और हाँ सर। पूरे हरियाणा को, हरियाणा की हमारी छोरियां छोरों से कम है वाला हिसाब है वहां तो आजकल तो बहुत थैंक यू सर, पहले से आपने। ही कर रहे हैं। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा, मतलब पहले से ही मेरे को तो पता ही है, कुछ सालों से बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हरियाणा में हाँ गर्ल्स सर, को भी। हरियाणा में अब तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो करने रहा है। लग गए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हाँ। इंप्रूवमेंट है पढ़ाई की वजह से। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का बहुत फायदा होता है। तो मैं ये चाहूंगा, जो भी लोग हैं, जो अगर आपके पेरेंट्स हैं, जो आपकी सिस्टर को, या आपके घर में कोई फीमेल है जो उनको नहीं पढ़ने देते, तो आप ये इंटरव्यू दिखाइए, सुमन ठाकुर को हाँ दिखाइए, सर, जरूर। और उसमें बताइए कि देखो कैसे। आपकी एज कितनी है? सर 25 होगी मैं। 25 एज में गैजेटेड ऑफिसर, स्टैंप चलेगी अब।
ठीक है। और चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू। और चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, आपने इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म में। मैंने तो पहले दूसरों के इंटरव्यू देखा करते थे, कभी सोचा नहीं था खुद भी इस मुकाम पहुंचेंगे कि इंटरव्यू आना हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत है, अब मेहनत है। वो बात अलग है कि अब जो बहुत सारे बच्चे हमारे सुपरनेट के देख रहे होंगे उनको मैं बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम रोज किसी का लेकर आए, वरना तो फिर साल के दिन कम पड़ जाएंगे, बच्चे इतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप सब मेरे लिए सभी बराबर है। ठीक है, बट सबके साथ नहीं हो पाएगा, बट हाँ मैक्सिमम लोगों के साथ अब मैंने सोचा है कि जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं बातचीत जरूर कर, मतलब एटलीस्ट बातचीत जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच और सेशन डिस्कस्ड, बाय बाय।